तो अब जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स किए गए। अब उसके अतिरिक्त जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें क्या कहा जा रहा है। एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट u along द स्पोक ऑफ ए कार्ट। यानी कोई एक गाड़ी है और उस गाड़ी का, जैसे हमारा यह कोई गाड़ी का पहिया है और इसके ये स्पोक्स हैं, तिल्लियां हैं, ऐसे एक डिफरेंट ये बने हुए हैं। तो एन इंसेक्ट यानी कोई एक कीड़ा है जो इसके एक पहिए पे क्रॉल्स यानी रेंग रहा है। तो एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट u यानी u वेलोसिटी से इसके किसी स्पोक के अलावा वो एक इंसेक्ट है वो क्रॉल्स कर रहा है, मूव कर रहा है। स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो a दिया गया है। द कार्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, फाइंड द एक्सीलरेशन एंड along एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। अब आप देखें, यह एक कोई गाड़ी है, उसका एक पहिया है और उस पहिया की ये तिल्लियां हैं। तो उसमें कोई एक स्पोक, कोई एक तिल्ली है जिस पर एक पार्टिकल है और वो u वेलोसिटी से ये इस स्पोक के अलांग मूव कर रहा है। तो जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, वो मूव कर रहा है यहाँ से वो इस स्पोक के अलांग। लेकिन जो पहिया है ये पहिया भी मूव कर रहा है। जैसे आप कोई गाड़ी मूव करता है तो देखते हैं कि पहिया भी आगे बढ़ता है और उसका जब पहिया मूव करेगा तो उसकी जो तिल्लियां होगी वो अपना जगह चेंज करती रहेंगी। जैसे यही जब मूव करेगा तो जो ये इधर चाहे इधर मूव करे तो ये यहाँ है तो ये क्रमशः बढ़ता जाएगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब उसमें क्या है, दो तरह का मूव हो रहा है। एक ये जो इसका कार्ट है वो भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और इसका जो एक स्पोक है उसके एलांग जो इंसेक्ट है वो भी मूव कर रहा है। तो यह मूव कर रहा है इस पहिया के एक स्पोक के एलांग। लेकिन जब ये पहिया मूव करेगा तो ये स्पोक भी इसके मूव के अनुसार ये मूव करता रहेगा। और चूंकि ये मूव कर रहा है, एक कार्ट का जो व्हील है उस व्हील के मूव करने से जब ये पहिया मूव करेगा तो फिर ये जो स्पोक है एक क्रमशः ये चेंज होता जाएगा। तो जो जो आपका व्हील है, व्हील के मूव होने से स्पोक आपका चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन इसी स्पोक पे चाहे इसका जहां भी पोजीशन हो, इस पर आपका जो ये u वेलोसिटी से जो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि t टाइम के बाद इस फाइंड द एक्सीलरेशन along एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक, यानी t टाइम के बाद इसका जो पोजीशन हो उस पोजीशन पर हमारा स्पोक के अलांग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। तो देखें इसके लिए क्या करेंगे। हमने स्पोक का यह पोजीशन जो लिया उसको, जैसे यह सेंटर को O ले लिया, इसको A ले लिया, इसको हमने इनिशियल पोजीशन लिया और इसी से अब पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो इसी में यहाँ से इंसेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो तो हमेशा इसी पर मूव करेगा। अब क्या किया गया कि जब व्हील जब मूव कर रहा है तो सपोज किया गया कि ये जो आपका स्पोक है वो t टाइम के बाद इसका पोजीशन यह हो गया, यह OB। ये पोजीशन यानी जब ये व्हील मूव कर रहा है तो अब यहां से t टाइम के बाद इसका पोजीशन ये हो गया। यानी ये आपका
और इसका दिया जा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो हमारा v। तो यहाँ से t टाइम के बाद इस स्पोक का जब व्हील मूव कर रहा है तो मूव करने के बाद t टाइम पर ये लिया गया कि यह इस पोजीशन में पहुंच गया। अब जब ये इस पोजीशन में पहुंच गया तो जो आपका क्रॉस है वो तो इसी पर मूव कर रहा है। तब यानी टी टाइम में ये इस पर क्रॉस भी मूव कर रहा है। तब वो सपोज किया गया कि यहाँ से टी टाइम में वह पी पर पहुंच गया, पी पर। इसको हमने पोल ले लिया और जो इसका इनिशियल पोजीशन था इसको हमने इनिशियल लाइन ले लिया और तब सपोज किया गया कि यह टी टाइम में ये इंसेक्ट जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह टी टाइम में यूटी वेलोसिटी मूव कर लिया, यूटी डिस्टेंस मूव कर लिया, यू तो वेलोसिटी है, टी टाइम में यूटी। अब ये सपोज किया गया कि जो पी है इसका पोलर कोऑर्डिनेट आपका आर थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। तो जब आर थीटा तो आर आपका यह हो जाएगा, आर ये हो गया और थीटा ये आपका ये हो गया, थीटा ये हो गया। तब हमें देखेंगे कि यहाँ से ये आर की जो वैल्यू हुआ वह आपका यूटी, आर आपका ये डिस्टेंस है और यू वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो टी टाइम में दो इस पर इंसेक्ट मूव कर रहा है और ये व्हील भी मूव कर रहा है। तो व्हील मूव करते टी टाइम में यहाँ आया तो जब इसका पोजीशन यहाँ आया तो चूंकि इसी पे ये मूव कर रहा है तो टी टाइम में ये पी पर पहुंच गया। तो जब पी पे पहुंच गया तो इसी का पोलर कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा ले लिया। तो अब इसी में ये स्पोक के एलॉन्ग वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटी है। तो यही जब आपने इसको पोल लिया तो ये आपका जो वार है वो रेडियस वेक्टर है। तो इस रेडियस वेक्टर के एलॉन्ग यानी स्पोक के एलॉन्ग जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन होगा और स्पोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा। तो यही रेडियल वाला एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये हमको लेना है। तो अब उसकी वैल्यू को निकाले, लेकिन पहले इतनी बात को समझने के बाद हम इसको लिख लें। let OA is a spoke of cart on which insect crawls from O suppose after time t the position of spoke is OB since insect crawls constant velocity U crawls with constant velocity U along spoke. Suppose after time t the position of spoke is OB since insect crawls with constant velocity U along spoke, then
it travels a distance ut after time t. u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t टाइम के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी को हमने, ये हमारा ut हो गया। लेट o इज पोल, एंड OA is initial line, then at time t its position of insect is at P, whose polar coordinate is r theta, that is r is equal to ut। इसका t टाइम पर इसका पोजीशन p हो गया, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसलिए यह OPR हुआ। और u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो t टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ut हुआ, और इसी को r लिया गया है, तो r इज इक्वल टू ut, ऐसा आ गया। अब हमको जब रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, यानी जो स्पोक है वही रेडियस वेक्टर है यहाँ, तो इस रेडियस वेक्टर के अलावा जब वेलोसिटी लेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन लेंगे तो रेडियल एक्सीलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वही हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखा है, तो जैसे d2r/dt स्क्वायर माइनस r d थीटा/dt का स्क्वायर, ऐसा होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से यह वेलोसिटी v दिया गया है, ये वेलोसिटी v, और जब इनिशियल पोजीशन से ये थीटा एंगल ट्रेवल किया है, थीटा एंगल रोटेट किया है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो d थीटा/dt। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं, ये पीछे आ चुका है कि t टाइम में यदि यह थीटा एंगल ये रोटेट हुआ है, तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होता है वो d थीटा/dt ऐसा होता है। तो ये आपका आ गया P पर A से B तक जाने में जो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया वो d थीटा/dt। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी आपका d थीटा/dt है, और इसका ये लीनियर वेलोसिटी v है, तो v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी जो ये लीनियर वेलोसिटी है वह रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां से हम d थीटा/dt की वैल्यू निकालेंगे, और d थीटा/dt की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से ये d2r/dt ये वैल्यू जब हम लिखेंगे तो जहाँ d थीटा/dt आएगा उसकी वैल्यू को हम v के टर्म में लिख सकेंगे। तो ये आया हमारा, उसके बाद से इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि द एंगुलर वेलोसिटी एट B is equal to d theta/dt. We know that relation between linear and angular velocity
भी इज इक्वल टू आर, आर यहाँ ए है, रेडियस ए दिया गया है, ए और ओमेगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो यह भी इज इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी ऐसा आ गया। तो दिस इंप्लाई डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू भी बाई ए, इसको हमने 2 ले लिया। देखें जो हमको रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये वैल्यू क्यों निकाला गया कि रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है तो उसका फार्मूला होता है d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। तो हमको r जब मालूम हो जाएगा तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr बाई डी टी एक बार और करेंगे तो हमारा d2r बाई डी टी स्क्वायर, तो उससे सेकेंड डेरिवेटिव निकल आएगा। और डी थीटा बाई डी टी भी चाहिए, तो डी थीटा बाई डी टी हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसका जो ये भी दिया गया है उसके और ए जो दिया गया है उसके टर्म में इसकी वैल्यू को निकाल लिया गया। अब हम जो निकालना है उसको हम निकालेंगे, तो यानी स्पोक के एलांग जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन वो स्पोक ही हमारा यहाँ रेडियस वेक्टर है, तो उसके एलांग जो एक्सीलरेशन है वो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है, और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा। तो हमको यही स्पोक के एलांग एंड परपेंडिकुलर टू, तो नाउ एक्सीलरेशन एलांग स्पोक इज इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन, यही हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है क्योंकि यही रेडियस वेक्टर है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इसका होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को रखें, तो इसकी वैल्यू को रखेंगे तो देखें r हम निकाल चुके हैं, तो r निकाल चुके हैं, तो dr बाई डी टी, u आपका वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो dr बाई डी टी करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया तो u आ गया, और जब d2r बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो u कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू आपका 0 और माइनस r और डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू यहाँ से v बाई ए, तो यहाँ से यह v बाई ए यह वैल्यू आ गया। अब r क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सपोज किया है तो इस r की वैल्यू जो यह ut है उस टर्म में लिख लें। तो अब यहाँ से आप लिखना चाहेंगे कि सिंस r इज इक्वल टू ut दिस इम्प्लाई dr बाई डी टी इज इक्वल टू u दिस इम्प्लाई d2r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, u आपका कांस्टेंट दिया तो ये आ गया। अब ये इसका हमारा होल स्क्वायर है डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। अब इस r की वैल्यू जो यह ut है ये हम रख दें, तब यह वैल्यू आया माइनस u t और यह v स्क्वायर और बाई ए, ये हमारा आ गया इसका स्पोक के एलांग, जो आपका रेडियस वेक्टर है उसी के एलांग हमारा आ गया रेडियल एक्सीलरेशन, और उसकी वैल्यू इतना हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसा आ गया। तो ये हम लोगों ने रेडियल एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब इस स्पोक के परपेंडिकुलर, तो स्पोक आपका रेडियस वेक्टर है तो उसका परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी हुआ वही हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो हम ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इसकी वैल्यू को निकालें। तो अब आगे हम लोगों को निकालना है कि एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यहाँ स्पोक लिखे, स्पोक इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, यही हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कहलाएगा। स्पोक रेडियस वेक्टर
स्पोक के परपेंडिकुलर, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ही ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है। तो अब इसका फार्मूला लिखें तो यह 1/r और d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसकी वैल्यू को रख लें, तो जब रखेंगे तो यहाँ से 1/r और d/dt, आर स्क्वायर को चेंज कर लें यू स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यह यू स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा आ गया। और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू v बाई ए ऐसा हमने लिख लिया। अब इसमें वेलोसिटी इसका दिया गया कि कांस्टेंट है, तो हमारा कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, यानी 1/r और यू स्क्वायर v बाई ए, यह आ गया बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, तो यहाँ से यह 2t ऐसा आ गया। अब r की वैल्यू को हम चेंज कर लें, क्योंकि r और थीटा हमने सपोज किया है कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो ये r क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए इस r को हम चेंज कर लेंगे। तब ये वैल्यू आया हमारा 1/ut और यह u स्क्वायर v बाई ए और यह 2t ऐसा आ गया। तो अभी एक u से एक u कैंसिल, t से t कैंसिल, तब हमको जो मिला वह 2 आपका वाले आ जाएगा, और u भी और अपान ए देखें, यह एक u समाप्त हुआ तो u बचा, v बचा, 2 बचा है, t समाप्त हो गया बाई। तो इस तरह से हमारा स्पोक के एलांग और स्पोक के परपेंडिकुलर ये हमारा एक्सीलरेशन आया। इसमें तो बात को ही ध्यान देना है कि सबसे पहले ये इनिशियल पोजीशन, इसको हमने ले लिया है कि स्पोक इस इनिशियल पोजीशन में है, और ये भी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है पहिया, तो इसलिए ये टी टाइम के बाद जब ये मूव करेगा तो ये स्पोक का पोजीशन टी टाइम पे सपोज किया गया कि यहाँ तक आ गया। तो जब यहाँ तक आया तो चूंकि इस पर आपका u वेलोसिटी से वो इंसेक्ट भी क्रॉस कर रहा है, तो टी टाइम में यह यू टी और इसी का पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा लिया है, तो r की वैल्यू हमारा ut आ गया। तब जब हम रेडियल एक्सीलरेशन में dr/dt d2r/dt स्क्वायर जो लिखना होगा, तो इसी u r इक्वल टू ut को डिफरेंशिएट करके पा जाएंगे। अब हमको d थीटा भी वैल्यू निकालना है, तो t टाइम में यहाँ से यहाँ तक t टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, कार्ट यहाँ पहुँचा है, तो इसका t टाइम में यहाँ तक आया, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डी थीटा बाई डी टी इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसका रेडियस ये है, ये लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में v इक्वल टू r ओमेगा, r उसका रेडियस है, तो इसलिए वहां से हम v इक्वल टू a और डी थीटा बाई डी टी, वहीं से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालेंगे तो जो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है, उसमें इनकी वैल्यू को रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसको एक बार हम पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा इस पर हम लोग विचार करेंगे। ये स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब, यानी कोई हमारा स्मूथ ट्यूब है और रिवॉल्व्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन एक्सट्रीमिटी व्हिच इज फिक्स्ड। इतने को आप समझ लें। सपोज कर ले कि यह कोई आपका एक ट्यूब है और वो ट्यूब स्मूथ है, यानी वो फ्रिक्शन उस पर नहीं है, स्मूथ है, और ये यदि इसको आप हॉरिजॉन्टल ले लें तो इसी पर एक एंड इसका फिक्स्ड हो गया, और इसको फिक्स्ड करते हुए ये रिवॉल्व्स कर रहा है, ये अपने पोजीशन पे प्लेन पे ही, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये रिवॉल्व कर रहा है। तो आगे कर रहा क्या है, about one extremity which is fixed. If a zero time a particle inside it be at distance a from fixed end moving with velocity v, इतने का मतलब ये है कि जैसे आपका यह कोई ट्यूब है, ये आपका कोई ट्यूब है, यह ट्यूब दिया गया है
और इस ट्यूब का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, और इसी को फिक्स्ड करते हैं तब इसको रिवॉल्व कराया जाता है, रोटेट कराया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो फिक्स्ड एंड है उससे ए डिस्टेंस पर है, यानी इससे फिक्स्ड एंड से ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है और ये 0 टाइम पर है, यानी यहां से ये डिस्टेंस पर ये पार्टिकल अब यहीं से वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, यहां से ट्रेवल करके नहीं जा रहा है। ये जो आपका फिक्स्ड एंड है इससे ए डिस्टेंस पर कोई एक पार्टिकल है और यह 0 टाइम है, जो 0 टाइम पर वो डिस्टेंस से है, यानी टाइम को यहां से मेजर किया जा रहा है। और इस टाइम जब यह टाइम 0 है तो यहां से जब यह मूव कर रहा है इसी ट्यूब में तो वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां से जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी है। ये दो चीजें दिया गया कि यह स्मूथ ट्यूब है और इस स्मूथ ट्यूब में एक फिक्स्ड एंड, यानी इसके 2 एंड है ट्यूब के, तो जो फिक्स एक को फिक्स कर दिया और इसी के अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके अंदर ट्यूब के अंदर ए डिस्टेंस पर जो फिक्स्ड एंड है उससे ए डिस्टेंस पर 0 टाइम पर, यानी 0 टाइम का मतलब कि अब ये इतने डिस्टेंस पे पार्टिकल यही है और यहां से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो अभी हमारा 0 टाइम हो गया। अब यहां से जब आगे बढ़ेगा तब उसका टाइम का मेजर 0 के आगे जाएगा। तो जब ये स्टार्ट कर रहा है तो वह भी वेलोसिटी से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो 0 टाइम से वो भी वेलोसिटी से ये फिक्स्ड एंड से ए डिस्टेंस पर वो ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अभी इतनी बात कही गई, आगे क्या कहा जा रहा है? मूविंग विथ वेलोसिटी v along द ट्यूब, ये भी वेलोसिटी से ट्यूब के along ही मूव कर रहा है, सो दैट इट्स डिस्टेंस एट टाइम t इज a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v बाई ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t। अब देखें ये आपका एंड फिक्स है, तो अब ये रिवॉल्व कर रहा है, तो जब रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब ये एंड फिक्स है, और जैसे आपका यह ट्यूब है तो यह फिक्स्ड है और ऐसे ही ये रोटेट कर रहा है। तो सपोज किया गया कि टी टाइम पर इसका ये पोजीशन आ गया, यानी जो ये है टी टाइम पे जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टी टाइम पर यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया तब इसका जो पोजीशन हो गया वो आपका अब इस फॉर्म में आ गया, ऐसे आ गया। ट्यूब जब रिवॉल्व किया तो ये इस तरह से आ गया। और ट्यूब का पोजीशन ये हो गया। तो अब ये कहा गया कि टी टाइम पर इसका जो अब यहां से स्टार्ट किया है और तब ये स्टार्ट भी कर रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है, दोनों ही। ये पार्टिकल इसके अलग भी रोटेट कर रहा है, आगे मूव कर रहा है और इसको रोटेट कराया जाए, तो अब ये पोजीशन यहाँ आ गया। तो जब पोजीशन यहाँ आ गया तो अब इससे टी टाइम पर इसका जो पोजीशन हुआ इस पार्टिकल पी का, ये पी हमने सपोज किया कि अब यह जो पी था ये अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यानी टी टाइम पर इसका जो पोजीशन हो गया उसको हमने सपोज कर लिया यह क्यू, और इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट हो गया वो आर थीटा। तो आर थीटा, अब यह जो आर है इसी आर को हमको मेजर करना है कि ये इसका जो सो दैट इट्स डिस्टेंस एट टाइम टी, यानी टी टाइम में जो इसका डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारा इसी का पोलर कोऑर्डिनेट हमने ले लिया आर थीटा। तब हम क्या करेंगे कि इसी आर की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे टी टाइम में। तो अब आर की वैल्यू जब डिटरमिन करेंगे तो जो आएगा वो हमारा इतना आ जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तब आप देखें कि जब टी टाइम में ये यहाँ पहुँचा तो ये जो ट्यूब है वो ट्यूब यहाँ से और यहाँ तक टी
टाइम में पहुंचा है तो किसी फोर्स के द्वारा पहुंचा है। लेकिन जो हमारा काइनेमेटिक्स जो ब्रांच है डायनामिक्स का, वो वह ब्रांच है जिसमें केवल हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका काज है जिसके द्वारा वो होता है, क्योंकि कोई वेलोसिटी बिना फोर्स के नहीं होगा, तो उसका कंसिडरेशन इसमें नहीं होता है। तो अब इसमें जिस फोर्स के द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक गया उसकी इसका चर्चा नहीं है। लेकिन अब देखें यहाँ जब पार्टिकल पहुंचा है तो जिस फोर्स के द्वारा ये पहुंचा उसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका इसका रिएक्शन जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और एक हमारा ये जो आपका ट्यूब है, यदि ट्यूब का फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो हम म्यू लेते हैं, यदि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू हो तो इसके अलावा उस फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो म्यू आर। ये हम लोग स्टेट में पढ़ चुके हैं कि यदि हमारा कोई फोर्स है और वो फ्रिक्शनलेस नहीं है तो उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यदि म्यू है, तब इसके अलावा जो हमारा ये रफ प्लेन है, तो इस प्लेन के अलावा जो ये कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर, तो ये म्यू आर ये हमारा, यानी जिस फोर्स के ड्यू ये यहाँ से यहाँ तक आया उस फोर्स का एक कंपोनेंट आपका इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक जो वो प्लेन है उसके अलावा। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि यह स्मूथ ट्यूब है, तो स्मूथ ट्यूब, स्मूथ से मतलब फ्रिक्शनलेस यानी म्यू की वैल्यू 0, तब जब यह स्मूथ है तो यह म्यू 0 हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स हो गया वो हमारा 0 हो गया। तो जब यह 0 हो गया तो टोटल फोर्स जो आपका है वो ये ट्यूब के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही, यानी हमारा यही हमारा रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर के अलावा जो इसका जो फोर्स हुआ वो हमारा 0 हो गया। तो फोर्स में हमारा चेंज क्या होता है, वहीं ये फोर्स यहाँ रहे या यहाँ रहे, मास तो उस पार्टिकल का वही है, चेंज केवल होता है उसका एक्सीलरेशन का। इसका मतलब इसके एलांग का जो एक्सीलरेशन हो गया वो हमारा 0 हो गया, इसके एलांग हमारा जो कंपोनेंट 0 हुआ तो मास तो 0 होगा नहीं, मास तो जो है यानी जो एक्सीलरेशन हो गया वो हमारा 0 हो गया। इट मीन्स इस वर्क में जब ये हमारा स्मूथ होगा तो हमारा ये म्यू की वैल्यू 0 होने से जो फोर्स आपका ट्यूब के एलांग है, तो जो ट्यूब के एलांग है वही हमारा रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ही ट्यूब के एलांग है। तो ये रेडियस वेक्टर के एलांग फोर्स 0, इट मीन्स मास 0 नहीं हो रहा है तो उसका एक्सीलरेशन 0, तो हमारा रेडियस वेक्टर के एलांग जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है। इसका मतलब जब ट्यूब हमारा फ्रिक्शनलेस या स्मूथ है तब हमारा उस रेडियस वेक्टर के एलांग जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ से हमको 0 मिल गया। अब उसी से रेडियल एक्सीलरेशन में d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का स्क्वायर, ये हमारा उस इक्वल टू 0। अब उसी से हम सॉल्व करके r की वैल्यू को निकालेंगे और जो r होगा वही हमारा t टाइम में उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगा। तो इसी वर्क को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो अब देखें सॉल्यूशन में, let tube be in horizontal position, let tube be in horizontal position OA and particle P is at distance A
फ्रॉम फिक्स्ड एंड ओ the tube revolves with angular velocity omega. We suppose that after time t its position is OB. Let after time t particle P reaches at Q whose polar coordinate is r theta. That is, we have to determine the distance r. तो अब हम लोगों ने अभी तक यही किया है कि ट्यूब का ये इनिशियल पोजीशन है और t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल जो है वो p पे है और वहीं से ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो दो वेलोसिटी, एक तो पार्टिकल इस ट्यूब में ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये जो ट्यूब है एक एंड को फिक्स कर दिया गया, तो ये रोटेट भी कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई dt से। तब ये सपोज किया गया कि जब ये रोटेट कर रहा है तो t टाइम में इसका पोजीशन हो गया OB और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो p से t टाइम में ये q तक पहुंच गया। तो चूंकि ये q तक पहुंचा लेकिन इस ट्यूब का पोजीशन यहाँ आ गया, तब यह q ये पोजीशन हो गया। तब अब हम लोगों ने इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा p था। अब ये p यहाँ q तक पहुंच गया है t टाइम में। अब इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया r थीटा। तब हमें देखेंगे कि p से ये q तक पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को लिया गया है r। तो ये r की वैल्यू हमारा क्या होगा इसी को डिटरमिन करना है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ जो फिगर बनाया उस फिगर के अनुसार ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब जिस फोर्स के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व कर रहा है उस फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा ये स्मूथ ट्यूब के अलांग वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये म्यू आर होता है और ये फ्रिक्शन इसमें जीरो है, इसलिए हमारा ये जो रेडियस वेक्टर के अलांग जो टी टाइम के डायरेक्शन में है उसमें हमारा एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ देखा कि इसमें म्यू यदि रहता वो रफ ट्यूब होता तो म्यू आर इधर वर्क करता इसके रेडियस के अलांग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन और ये हमारा म्यू इंटू रिएक्शन। तो अब चूंकि यह म्यू जीरो हो गया है इसलिए फोर्स
जो हुआ तो हमारा रेडियस वेक्टर के एलान जीरो हो गया उसका कंपोनेंट, तो मास जीरो होगा नहीं, इसलिए उसका एक्सीलरेशन ही जीरो होगा, तो रेडियल एक्सीलरेशन इसका जीरो हो गया। तो अब यहां से सिंस ट्यूब इज स्मूथ, सिंस ट्यूब इज स्मूथ component of force along tube will be zero. That is radial acceleration इज इक्वल टू जीरो। ये रेडियल एक्सीलरेशन जीरो आ गया। अब इसी से हम आर की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो आर की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे इसका रेडियल एक्सीलरेशन को जीरो। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि उसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो रेडियल एक्सीलरेशन जीरो हो गया है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का हमारा फार्मूला d2r/dt² माइनस r d θ/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसी को सॉल्व करके हम r की वैल्यू को निकालेंगे। तो जो हमारा इस डेरिवेटिव है उसको यदि हम d/dt को कैपिटल D से डिनोट करें, यदि d/dt है उसको यदि हम कैपिटल D से डिनोट करें तो और यह जो r दोनों में है और dθ/dt ये जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा ऐसा लिया गया है। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से ये d²r, जहाँ d को हमने d/dt लिया है, सेकेंड डेरिवेटिव है इसलिए उस सेकेंड डेरिवेटिव को हमने इस पे पावर के फॉर्म में लिखा है, और माइनस यहाँ r dθ/dt ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा दिया गया है। तो यह ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऐसा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या करें कि r को बाहर ले लें, तो ये हमारा d² और माइनस ओमेगा स्क्वायर और यह r इक्वल टू जीरो। पीछे हम लोगों ने BSc 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जैसे हम यह d² और माइनस a² यह y इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो जो ये d होता है वो d/dx को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड डेरिवेटिव है, इट मीन्स d2y/dx²। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारा उसका सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन इसमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है इक्वल के बाद हमारा e⁻x है तो उसका कुछ और फॉर्म है, x है वो कुछ और फॉर्म है, sin ax या cos ax है उसका कुछ और फॉर्म है। तो हमारा ये वैल्यू जीरो है इसलिए इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलता है, अब हमारा केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मिलेगा। तो इस फॉर्म का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा तो उसी की वैल्यू यानी y की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यह y की जगह r है तो r की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो डिफरेंस solution of this differential equation is, अब इसमें y की जगह हमारा r आ गया है तो यह r लिखेंगे और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हमारा कोई एक कांस्टेंट c1 cos हाइपरबोलिक और ये कांस्टेंट में यह ओमेगा है तो यह ओमेगा और t, जब d को हम d/dx लिखते हैं
तब यह C1 cos हाइपरबोलिक x लिखते हैं। लेकिन ये हमारा t है, d बाई डी टी है, इस d को हमने लिया है, ये d स्टैंड फॉर d बाई डी टी। तो जब यह d बाई डी टी है तब यह x की जगह हमारा t आएगा। तो यह C1 cos हाइपरबोलिक ओमेगा t और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। और चूंकि दूसरा साइड जीरो है इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो गया। अब जो हमको लाना है उसमें जो C1 और C2 कोई हम कांस्टेंट ले लिए हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन करना होगा। और जब वह कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन कर लेंगे और इसमें कांस्टेंट की जगह उसकी वैल्यू को रख देंगे, तब हमारा यह R की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब C1 और C2 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन में दिया गया है कि जब R की वैल्यू E है वो टाइम जीरो है। क्वेश्चन में जब हम ये ले रहे हैं, ये स्टार्ट किए और पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वो इससे ये डिस्टेंस की दूरी पर, ये डिस्टेंस की दूरी पर, और यहाँ से टाइम जीरो है। क्वेश्चन में दिया गया कि यहाँ जो टाइम है वो जीरो है, यानी टाइम यहाँ से मेजर किया जा रहा है। लेकिन इसका डिस्टेंस ये जो यह पोल दिया गया है इससे ये डिस्टेंस पर है। तो व्हेन t इक्वल टू जीरो r इक्वल टू a, ये पहला कंडीशन है। और उसी में दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है कि यहीं से वो कैपिटल v वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। तो जब आपका t की वैल्यू जीरो है तो r की वैल्यू a है, और t की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी उसका v है। तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगा वो हमारा dr बाई डी टी, वो हमारा वेलोसिटी होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे। तो अब इसमें r की वैल्यू को, इसी को हमने इक्वेशन 1 ले लिया, और तब इसमें इनिशियल कंडीशन लगाएंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो r इक्वल टू a। अब उसको लिखें तो देखें क्या मिलेगा। तो r की वैल्यू a और यह C1 और यह cos हाइपरबोलिक ओमेगा t की वैल्यू जीरो, और प्लस C2 और यह साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t की वैल्यू जीरो। तो चूंकि यह जीरो का प्रोडक्ट होकर के जीरो देगा तो cos जीरो 1 दे देगा, और ये साइन जीरो 0 देगा, तो ये वैल्यू समाप्त हो गया। इट मीन्स a इज इक्वल टू C1। ये जो C1 कांस्टेंट लिया गया है उसकी जो वैल्यू आया वो हमारा यह a आ गया। अब इसकी जगह C1 की जगह a रख देंगे। तो फिर हमको अब C2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो C2 की वैल्यू, तो यहाँ t की वैल्यू जीरो रहे तो उस स्थिति में r की वैल्यू तो ये है, तो ये कांस्टेंट को निकाल लिया। लेकिन फिर दूसरा कंडीशन दिया गया है कि t इक्वल टू जब जीरो है, यानी जीरो टाइम से वो कैपिटल v वेलोसिटी से तो ट्रेवल कर रहा है, तो हम v निकालें। तो व्हेन t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी dr बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल v, तो पहले dr बाई डी टी की वैल्यू निकालें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 we get dr बाई डी टी इज इक्वल टू C1 तो आपका है, और cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसका साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी, क्योंकि हाइपरबोलिक ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो एक फंक्शन का हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ओमेगा टी को फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको दे देगा ओमेगा। तो यानी यहाँ से ओमेगा, और प्लस C2 ये कांस्टेंट है रहा, साइन का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक में रहता है, तो ये हमारा cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी। हाइपरबोलिक रहता है तो निगेटिव नहीं आता है, उसमें हम cos का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी पॉजिटिव, और साइन का तो पॉजिटिव होता ही है। तो ये हमारा साइन का cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो हमारा यहाँ से ओमेगा आ गया।
तो यह डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्यों निकाला गया, क्योंकि एक कंडीशन हमको कांस्टेंट C2 निकालना है, तो उसके लिए दिया गया कि जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी मीन्स डी आर बाई डी टी वो हमारा 0 है। तो उस इनिशियल कंडीशन को लगावे, तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू भी, जब यह 0 टाइम है तब पार्टिकल भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो अब उस कंडीशन को लगाएंगे तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी, और यहाँ से यह C1 और ओमेगा कांस्टेंट को पहले हमने ले लिया, और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा ई की वैल्यू 0 और प्लस C2 और यह ओमेगा को पहले ले लिया, और यहाँ से यह कास हाइपरबोलिक ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो फिर यह 1 दे देगा और ये वैल्यू 0 दे देगा, तो C2 ओमेगा, इट मीन्स यहाँ से जो आया V इज इक्वल टू C2 ओमेगा, ये वैल्यू, या C2 की वैल्यू निकालेंगे तो जो C2 आएगा वो हमारा आ जाएगा V बाई ओमेगा, यह वैल्यू है। अब C1 और C2 की वैल्यू, ये दोनों जो R की वैल्यू निकला था उसमें हमने कांस्टेंट लिया था, उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लिया गया। अब उसी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो R पूछा जा रहा है उस R की वैल्यू निकल आएगी। तब हम यही वर्क करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 C2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 C2 इन इक्वेशन 1, तो अब यहाँ से लिखेंगे ये टोटल वर्क हम हटा दिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 and C2 in equation 1 we get, अब यही है हमारा R इज इक्वल टू C1, C1 की वैल्यू हमारा A आया है, A कास हाइपरबोलिक ओमेगा टी और प्लस C2 की वैल्यू V बाई ओमेगा और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो इस तरह से R की वैल्यू, अब हमारा कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाल करके रख दिया गया, तो कांस्टेंट हमारा रिप्लेस हो गया, और तब यही हमारा R की जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो R की वैल्यू हमारा डिटरमिन हो गया। तो इस तरह से इसमें मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 2-3 कंडीशन पर ये टोटल आधारित है। पहला तो ये कि चूंकि जो ट्यूब है वो स्मूथ है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ओमेगा होता है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स रेडियल फोर्स जो होगा, यानी फोर्स एलॉन्ग रेडियस फैक्टर, वो हमारा 0 आ जाएगा। तो जब फोर्स 0 होता है तो फोर्स में मास और एक्सीलरेशन होता है, तो मास 0 होगा नहीं, इसलिए हमारा एक्सीलरेशन 0 हो गया। तो ये एक्सीलरेशन को 0 किया, उसी की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने R की वैल्यू को निकाला, और R की वैल्यू में ही C1 और C2 दो कांस्टेंट हैं, तो उन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए 2 कंडीशन दिया गया है कि जब R की वैल्यू A है वहाँ वो 0 टाइम से, वहाँ टाइम जो है 0, तो एक कंडीशन आ गया कि जब t की वैल्यू 0 है तो R A हो गया, और दूसरा कंडीशन दिया गया कि t इक्वल टू 0 पर ही वो कैपिटल भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब व्हेन t इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी dr बाई dt इक्वल टू v, उन दोनों को रखेंगे तब हमको C1 C2 की वैल्यू निकल आएगा, और उसी को जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके R की वैल्यू निकालें उसमें रख देंगे, हमारा सोल्यूशन है।